क्या नवल साहब फ्लोवर देंगे। आइए। Thank you very much, sir. Our next speaker is Shri Narendra Singh DIG, and before he speaks, I invite Pooja Kumari Advocate to introduce him to the gatherings. This wonderful privilege for me. Good evening, ladies and gentlemen. It is a great honor and privilege to introduce our chief guest for today's program, Shri Narendra Singh, DIG ITBP. Shri Narendra Singh is a distinguished officer who has rendered exemplary service in the Indo-Tibetan Border Police. Throughout his illustrious career, he has demonstrated outstanding leadership, dedication, and commitment to public service and national security. His vast experience and administrative insight have contributed immensely to strengthening institutional integrity and public confidence. श्री नरेंद्र सिंह वर्तमान में DIG ITBP दिल्ली मुख्यालय में पोस्टेड हैं। उनके पिता एक परिपक्व बाबा साहेब के अनुयायी रह चुके हैं, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में 1960 से 1970 के दशक में जाकर 14 अप्रैल मनाया करते थे। उनको 6 साल के लिए ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में भी रखा गया, जिसमें बाबा साहेब की राइटिंग और स्पीच का 9 रीजनल भाषाओं में ट्रांसलेशन करने की जिम्मेदारी दी गई और दिल्ली क्षेत्र जैसे में पहली बार बौद्ध विहार का निर्माण 1969 के दशक में करने वालों में पहले व्यक्ति रहे। जहाँ तक श्री नरेंद्र सिंह DIG साहब का सवाल है, वे जहाँ जहाँ पर भी गए हैं, एक श्रमण सांस्कृतिक धम्म के लिए बहुत काम किया है और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में। यदि हम उदाहरण लें छत्तीसगढ़ का, तो पहली बार 2017 में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की भगवान बुद्ध की पुरातत्व जो उजागर नहीं थे, उनको एक कड़ी में जोड़ा गया और 2017 में पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन सिरपुर में कराया गया, जिसमें 5000 लोग 12 कंट्री से आए, 300 भिक्षुक और 72 भिक्षुनियाँ तथा 80 बुद्धि स्कॉलर भी शामिल थे। इसी तरह उन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय 2017 में, 2019 और 20 में भी किया और साथ में छत्तीसगढ़ की भगवान बुद्ध के ऊपर काफ़ी टेबल बुक, जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ही 650 आती है, वे 1000 प्रतिलिपि छापकर 18 कंट्रीज़ में वितरण निःशुल्क कराए। और शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अपने 4 साल की अवधि में 5000 बच्चों को कैरियर गाइडेंस दिया और पुस्तक वितरण भी किए, जिसमें 1000 बच्चों को जॉब प्लेसमेंट दिलवाई तथा साथ में नई शिक्षा नीति पर भी बहुत कार्य किए। इसी के साथ इन्होंने SC/ST एक्ट पर बहुत ही कारगर कार्य करते रहे, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सोशल जस्टिस लीगल फाउंडेशन की स्थापना सहित सक्रिय कार्य करते रहे। जब पंजाब और जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हुई, वहाँ पर उन्होंने भगवान बुद्ध की पुरातत्व के उजागर किया और वहाँ कार्यक्रम किए। कोविड के समय भी 2000 बौद्ध भिक्षुओं को 5000 रुपये उनके अकाउंट में डालने जैसे कार्य भी किए और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में 1500 बच्चों को कैरियर गाइडेंस और पुस्तक वितरण भी करवाए। पटना पहुंचते ही जो सम्राट अशोक के बाद 2300 साल से भगवान बुद्ध की झांकियां नहीं होती थी, वो उसी तरीके से सर ने वहां पर करवाए। पाटलिपुत्र में झांकियां निकलवाई बुद्ध पूर्णिमा में तथा साथ में देशना करवाकर 10,000 लोगों को वहां इकट्ठा भी किया।
अभी तक आपने अपने द्वारा 1 लाख बाबा साहिब की लिखित किताब बुद्ध और उनका धम्म तथा लाइफ एंड मिशन ऑफ बाबा साहिब ग्रामीण क्षेत्र में जा जाकर वितरण किया है। We feel extremely privileged that despite his demanding schedule, he has kindly consented to grace the 6th Foundation Day celebration of the Society for Implementation of Affirmative Actions and Combating Bias Crime as the chief guest. Sir, your presence is a great source of encouragement and inspiration for all members of our society. The talk which Mr. Narendra Singh DIG is going to deliver is impact of Buddha and Ambedkar thoughts in modern India. तथागत बुद्ध प्रथम सामाजिक महिला सशक्तिकरण, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधारक श्री नरेंद्र सिंह। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. With the kind permission of the dais, I'd like to speak regarding Gautam Buddha and Baba Sahib. Though I born and brought up in an Ambedkarite family, it's a very common phenomena for me to understand about the Buddha as well as the Ambedkar and all the legends, those who belong to the Bahujan Samaj. In the initial level, when I discuss so many things about the Baba Sahib Ambedkar to my father and my first uncle and second uncle, those who are a very literary person and written so many books about the Buddha as well as Ambedkar. I had an impression that the way Kishan sir has brought out about the he was the only leader of the Dalita and is a modern Manu. It was clarified by all these three peoples, and great opportunity. But with the passage of time, when my father got the re-employment in Dr. Ambedkar Foundation as a OSD to translate all the books, writing and speeches of Baba Sahib, 9 to 10 regional languages, I used to and oftenly go to Dr. Ambedkar Foundation to understand about the depth of Baba Sahib writing and speeches. And he had gifted me in 91 the second book, Revolution and Counter-Revolution in Ancient India. Besides this, in 1987, he gifted me the first book, Buddha and his Dhamma, in English. Though I just born and brought up in this particular area in R.K. Puram and DD Flats Monirka, and got admitted in this Andhra school just nearby to the rise of me. ये यहीं पर ही है वो। तो यहीं पर मुझे 4th स्टैंडर्ड में डाल दिया था कि उन्होंने मेरी कुछ एक्टिविटीज़ देखी जो अच्छी नहीं लगी उनको पब्लिक स्कूल के अंदर, कि ये बच्चा बिगड़ जाएगा, तो मुझे उठा के यहाँ पटक दिया। मुझे बाद में बताया कि तो मैं क्यों डाला था वहाँ पर, डिसिप्लिन के चक्कर में। जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, और किशन सर ने जो बहुत राइटली चीज़ें बोली हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि एज फार एज कंसर्न ऑफ अबाउट द एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, हाउ यू ड्राइव दिस nomenclature, it's very important for us. In the All India Scheduled Caste Federation in 1942 in Maharashtra, he specifically told about these 3 slogans, and he derived from the Gautam Buddha, Buddha, Dham and Sangh. The Buddha means only nothing, this only the Vivek, your wisdom, how to broaden your horizon, that is the only matter of the Buddha. And Dham, that is agitate your mind. When after they enlightened, the Buddha went to this Sarnath, and his mind was totally agitated. How to propagate my Dhamma? That is derived from that particular, the base and the foundation is from Tathagat Buddha. Then how to organize the person? That is called Sangha. ये जो सारी चीज़ें थी वो सब उन्हीं की तरफ से आई।
आज कितने भी एलिगेशंस लगे 1949 के बाद जब ये अडॉप्ट हुआ तब भी एलिगेशंस लगे थे कि हमने जो ये प्रीएम्बल्स लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं। उनके ऊपर ये आरोप भी लगाया गया कि ये आयरलैंड है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ले लिया, कुछ वहाँ से ले लिया। एंड ही स्पेसिफिकली टोल्ड कि दिस इज टोटली एब्सर्ड एंड डिस्टॉर्टेड propagation in the society. I have derived right from my Tathagat Buddha, liberty, equality, justice, fraternity. No one can say like this कि ये मैंने किसी दूसरी कंट्री से लिया है। अगर आप उनकी 25 नवंबर 1949 की स्पीच पढ़ेंगे, बहुत अच्छी स्पीच है, कम से कम 8 या 9 पेज की होगी। उन्होंने सारी चीज़ें जो है एलॉबरेट की है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट बनाने में वो एक पिवट है, वो एक सेंटर पॉइंट है, लेकिन उन्होंने क्रेडिट सबको दिया है, इंक्लूडिंग BN राव, कि उनका भी एक क्रेडिट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने के लिए 2 years जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, तो उनमें उन्होंने जो स्टडी किया है वो कम से कम 9 कंट्रीज का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैड आल्सो स्टडीड अबाउट द एंटायर बुद्धिस्ट फिलॉसफी। जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उनको उन्होंने उसका बेस बनाया कि किस तरीके से बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वन इज द ओनली धम्मा एंड सेकंड इज द लॉ ऑफ द बुद्धिज्म। जो आप एडवोकेट्स हैं, रेस्ट एडवोकेट पढ़ते हैं या और चीजें पढ़ते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने संघ से ली हैं। जो उसका डिसिप्लिन है, कैसे लॉ बनेगा, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होंगी चीज़ें, क्या उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब का सब उन्होंने संघ से लिया है, विनय से। तो जो हम बात करते हैं कि आज मॉडर्न इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो एंशिएंट इंडिया से सारी चीज़ें लेके आज भी जो प्रिवेल हो रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन तथागत बुद्ध का ही चला आ रहा है। अमेंडमेंट्स कितने कैसे होने चाहिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अमेंडमेंट्स देखते हैं और किस तरह से चीज़ें जो हैं उसमें वर्ड्स डाले जाते हैं, वो सब उन्होंने तथागत बुद्ध के संग से लिया है। आपको हैरानगी होगी कि जब तथागत बुद्ध जिंदा थे उस समय संघ के अंदर भी बहुत अमेंडमेंट्स हुए। और वो कैसे हुए? उपासक और उपासिकाएं जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनको शिकायत करते थे, तो शिकायत में वो उसमें अमेंड करते थे, क्योंकि वो किस लिए था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए तो था उनका लॉ। और उनकी जो विनय था, जिसको हम लॉ बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं उसका, वो सिर्फ हम जैसे लोग उनको शिकायत करते थे कि आज ये चीज़ हुई है तो इसको हमें, तो उसी समय बुद्धा बोलते थे कि इस विनय के अंदर इन चीज़ों का परिवर्तन किया जाए, संशोधन किया जाए। और वो सारी चीज़ें आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलती हैं। सम्राट अशोक का उन्होंने पूरा थॉरोली स्टडी किया बाबा साहब ने, कि किस तरीके से उस व्यक्ति ने अपना साम्राज्य चलाया होगा। तो उस साम्राज्य को समझने की कोशिश करी कि उन्होंने किस तरह से अपने अंदर परिवर्तन किया है। और उनके दिनों में जब तीसरी बौद्ध संगति हुई है पाटलिपुत्र में, क्योंकि उससे पहले एक राजगृह में हुई थी, फिर वैशाली में, और वैशाली से 15,000 भिक्षुओं 10,000 भिक्षुओं को चीज़ अच्छी नहीं लगी। 10 लॉ ऐसे थे जिसकी वजह से दोनों में विभाजन हो गया और वो कौशाम्बी चले गए। कौशाम्बी चले गए तो उसी दिन से महायान हीनयान बन गए। महायान हीनयान ये अभी के शब्द है, 6वीं 7वीं सदी के शब्द हैं। उन दिनों में उनको थेरावाद बोलते थे और महासांघिक बोलते थे। जो उनके लॉ थे उनको पूरा स्टडी किया कि किस चीज़ का डिस्प्यूट हुआ है, क्या कारण थे उसके, और उन कारण की वजह से उन्होंने वो सारी चीज़ें एक ड्राफ्ट बनाना शुरू किया। और उसमें बहस होती थी, जो आर्गूमेंट्स होते थे, जो उसमें चर्चाएं होती थी। और भगवान बुद्ध के समय में कम से कम 5,000 संशोधन हुए हैं उनके 45 साल के जीवन में एनलाइटन होने के बाद, विनय के अंदर उसमें। क्योंकि वो हमेशा यही सोचते थे कि बहुजन के हित में कौन सी बातें होंगी। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझना है कि हम आज का जो इम्पैक्ट है तथागत बुद्ध का और बाबा साहब का, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और धीरे धीरे इसी जो लॉ को समझने के लिए और बुद्धिज़्म फिलॉसफी को समझने के लिए, और जिसका हम 3rd सेगमेंट बोलते हैं अभिधम, यानी हायर फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म,
हायर फिलॉसफी, जो 84,000 थे उसी में से निकाल के उन्होंने कुछ उसको अभिधम में दे दिया। ये तिष्य स्थविर जो उनके सम्राट अशोक के थे, जिनको बौद्ध संगति के लिए बोला था, जिन्होंने डाइल्यूट किया इन चीज़ों को, आप विश्वास करिए 60,000 भिक्षुओं को सस्पेंड कर दिया गया बुद्धिज्म से। और ये एडिक्ट में लिखे हुए, रॉक एडिक्ट्स के अंदर है ये कोई ऐसी मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलूँगा जो परंपरा चली आ रही है या किसी किताब में लिखा हुआ है, ये इसके प्रूफ है। किसी रॉक एडिक्ट में मिल जाएगा, माइनर एडिक्ट्स में मिल जाएगा, मेजर एडिक्ट्स में मिल जाएगा, आपको किसी अशोक स्तंभ में मिल जाएगा। अगर आप ईस्ट ऑफ कैलाश में जाएंगे, ग्रेटर कैलाश में, तो लास्ट के जो है माइनर एडिक्ट्स हैं रॉक के, वहाँ मिल जाएंगे आपको। फिरोज शाह कोटला तुगलक जो यहाँ पर है, वहाँ पर आपको अशोक का स्तंभ मिल जाएगा, जो वो टोपरा से लेके आए थे दूसरी जगह से, पेपरवा या आई होप सो, वहीं से। और फिरोज शाह तुगलक लेके आया है वो, उसको लाने के लिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके लिए उसने 48 पहियों की बैलगाड़ी बनवाई है, मखमल बनवाया है, मखमल में लपेट के लाया है कि उसको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और उसमें क्या लिखा हुआ है। वेरी मच थैंकफुल टू सर, टू जेम्स प्रिंसेप एंड द अलेक्जेंडर कनिंगम, who has reestablished the Buddhism in 1800 onwards. अगर वो ये 2-3 लोग नहीं होते तो हम बुद्धिज्म को नहीं समझ सकते थे। कितनी मेहनत की है उन लोगों ने। जब मैं उनके 24 वॉल्यूम्स को पढ़ता हूँ कि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कैसे कर सकता है कि उसने पूरे हर डिस्ट्रिक्ट का उसने बुद्धिज्म को बाहर निकाल के लाया। ऐसा नहीं है कि दूसरी भी चीज़ें थी, लेकिन फैक्ट्स लेके आया। कहाँ से फैक्ट्स लेके आया? बौद्ध गया से शुरू किया, उसकी उसने एक चेन बनाई, और चेन बनाता हुआ वो सारनाथ चला गया, फिर वहाँ से कपिल वस्तु चले गए, फिर लुम्बिनी चले गए, वैशाली चले गए, कौशाम्बी चले गए, और ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो निकाल के उन्होंने ये बता दिया कि बुद्धिज़्म फिलॉसफी जो है यही इसका इम्पैक्ट है। जब तक ये ह्यूमन बीइंग रहेंगे, जब तक एक इंसान जिंदा रहेगा, उसके लिए भगवान बुद्ध की फिलॉसफी वो ही अभी तक वो ही एक सर्वश्रेष्ठ तरीके से चली आ रही है, उच्चतम कोटि की चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बुद्धिज़्म फिलॉसफी से नहीं जोड़ते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने जो अपने भारत के संविधान के अंदर चीज़ें डाली हैं, बहुत सोच समझ के एक एक चीज़ को उसको किस तरह से इंटैक्ट किया है, वो बुद्धिज़्म ही उसका बेस है। मैं आपत्ति करता हूँ इन चीज़ों की, और मेरा स्ट्रांगली अपोज रहेगा अगर कोई तथागत बुद्ध को सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक गुरु बना के रखेगा। मेरा ये अपोज रहेगा हमेशा। वो व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो फर्स्ट, अगर हम बोलें, जो हम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उनकी फिलॉसफी को पढ़ते हैं, हालांकि उनके कंटेम्प्रोरी में रहे हैं, लेकिन उस गहराई से जिन्होंने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया तथागत बुद्ध ने, वो फाउंडेशन थी। वो फाउंडेशन थी। इवन जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किया, इवन जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, इवन जो उनका इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध ने किया। उसी को फॉलो करते हुए बिंबिसार जैसे लोग, लिच्छवी के जो हैं अजात शत्रु जैसे या प्रसन्नजीत जैसे हो गए, उन लोगों ने पूरी की पूरी वो सारी चीज़ें लेके जो है उन्होंने अपने साम्राज्य को और उनकी अपनी डायनेस्टी को जो खड़ा कर दिया उन्होंने। और सम्राट अशोक ने जब इसको अडॉप्ट किया, उसके 4 साल बाद तक फिर उसने फाइनल शेप लेनी शुरू करी उसने, कि मुझे इस तरीके से पूरे अपने साम्राज्य को चलाना है, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस रखनी है। और पहला वेटनरी हॉस्पिटल भी जो है तथागत बुद्ध की माध्यम से आया। इससे पहले इंडिया में कोई वेटनरी हॉस्पिटल नहीं था, सम्राट अशोक के समय में आया कि हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग की तो होती है, लेकिन एक जानवर के लिए भी उन्होंने दिया। ये विनय के अंदर है कि नदियों को कैसे साफ रखना चाहिए, आपको कहाँ पर जो है अपना डेली रूटीन की चीज़ें यूजेस करनी है, तो नदी को आपने इस्तेमाल नहीं करना है। ये विनय के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने पेड़ पौधों को कैसे रखना है, उसकी कंजर्वेशंस कैसी होनी चाहिए।
इतना थॉरली पढ़ने के बाद बाबा साहब ने चीज़ों को कंपाइल करके फिर ये सारी चीज़ें निकाल के, जो अगर कोई चीज़ रखी है बाबा साहब ने भारत के संविधान के अंदर, और हम विडंबना है कि हम जैसे लोग उस भारत के संविधान को मानने वाले तो हैं, लेकिन हम उनके जानने वाले लोग नहीं। हम सिर्फ हार्डली एक दो चीज़ें पढ़ लेते हैं। कुछ एडवोकेट्स की मजबूरी है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की मजबूरी है कि कुछ उसके आर्टिकल्स पढ़ लें, या मेरे जैसे लोगों के, लेकिन उसको थॉरली पढ़ना, उसकी फाउंडेशन को समझना, उसके लिए बहुत समय चाहिए। और जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, एक एक आर्टिकल के ऊपर जो डिस्कशन हुआ है, जब हम उनके वॉल्यूम नंबर 12 पढ़ते हैं, 13 पढ़ते हैं या 14 पढ़ते हैं, इवन हिंदू कोड की जो सर ने बात बोली है, वॉल्यूम नंबर 15 है वो, इट्स मोर देन 4800 पेजेस। लेकिन वो तो हमें पढ़ने पड़ेंगे अगर हमें बहस करनी है, अगर हमने अपनी बात रखनी है। एक एक चीज़ की उसमें डेलिब्रेशन है, उस डेलिब्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी हैं कि हमें एक एजुकेशन को लेके, जैसे सर ने बोला कि मिलिंद और सिद्धार्थ उन्होंने बनाए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के हो गए, लॉ के ऊपर हो गया, और ये सारी के सारी इन्होंने एक बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। पीपल एजुकेशन सोसाइटी के अंदर 1945 में ये सभी चीज़ों की स्थापना की थी। मकसद यही था कि सभी लोगों को एक पढ़ने का हक मिलना चाहिए, चाहे वो आर्टिकल 21A में हो कि राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं, या हर एक व्यक्ति को जो है उसका अधिकार है कि वो किसी कोर्ट में जा सकता है। 14 से ओके, लेकिन जो आर्टिकल 32 है, जिसको बाबा साहब ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला है कि ये भारत के संविधान की आत्मा है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो बनाए हैं स्टेट्स में, किस तरह से काम करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इम्पैक्ट बाबा साहब का, अगर हम बाबा साहब के सिर्फ उसी संविधान को पढ़ें तो ठीक है, लेकिन संशोधन किस मंशा से की जा रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कि हम संशोधन तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? किसी चीज़ को दबाने के लिए कर रहे हैं या किसी बहुजन के हित के लिए कर रहे हैं? ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, बैलेंस करेंगे, तो शायद हमें समझ में आए कि हमारा इम्पैक्ट जो है अम्बेडकर थॉट्स का प्रेजेंट सोसाइटी में, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हम, तो उसको, उसका प्रभाव जो है ज़्यादा पड़ेगा। और कोई बचा सकता है इस नेशन के? मैं ठंडा तो हो ही रहा था, मैं बार बार बोल रहा था कि मैंने तो ये डाला तब भी मुझे लग रहा था कि ठंडा है, हालांकि मेरे पैर में जख्म थे तो इसलिए मुझे ज़्यादा लग रहा था। तो प्लीज़ आप वहाँ बैठे, प्लीज़ आप बैठे, बीमार ना हो जाए जी। जो इम्पैक्ट होना चाहिए बाबा साहब के स्पीचेस का और उनकी जो राइटिंग्स का, और हम ये बोलते हैं आज बीच में मौका मिला अभी बीच, जब मैं यूनाइटेड नेशंस में एज ए इंटरनेशनल पुलिस ऑब्जर्वर था यूरोप के अंदर और यूगोस्लाविया में, और फिर वियतनाम और बाकी कुछ कंट्रीज जाने का मौका मिला। मुझे लगता है कि अगर सही मायने में बुद्धिस्ट फिलॉसफी को अगर अडॉप्ट किया है तो भारत को छोड़ के बाकी 15-16 कंट्री ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, हमने नहीं किया। सॉरी टू से, ये मैं इसलिए एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि हमारे ही लोग बैठे हैं और ऐसा लगता है मुझे कि मैं अपने परिवार में, फैमिली में बैठा हुआ हूँ। हम लोगों ने बुद्धिस्ट फिलॉसफी को अडॉप्ट नहीं किया है। हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो इस तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं जो बाकी के बुद्धिस्ट मॉन्क कर लेते हैं। वही सुबह 3:45 बजे उठ के जो अपना डेली रूटीन जो तथागत बुद्ध का है वो उसी को फॉलो करते हैं। मैं साउथ कोरियन के उसमें जब 3 दिन की मैं वर्कशॉप चला रहा था, और वर्कशॉप में इसलिए चला रहा था कि जो हमारे ख़ास तौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग हैं जो ग्राउंड में थोड़ा बहुत काम करते हैं बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के लेके, तो वो जब स्टेज पे आते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए, और मैंने उसका शीर्षक रखा था, वो 250 लोगों के लिए था, हालांकि 300 लोग आ गए उसमें। TOT था, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण। सिर्फ इतना ही था कि उसका शीर्षक ही मैंने ये लिखा था, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है और क्या नहीं बोलना है।
कि जिसको स्टेज मिल जाता है वो आधे घंटे से पहले छोड़ेगा नहीं, मेरे जैसे लोग, और जो मुद्दा नहीं है वो बात जरूर करेगा। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बात को रखें और किस तरह से रखें। तो तथागत बुद्ध के बारे में थोड़ा सा और एक्सपेंड करके कि हमें इस पे थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है, उनकी स्टडीज़ के ऊपर ज़रूरत है। जब मैं अपने फर्स्ट अंकल को देखता हूँ, चाचा जी को, जिन्होंने 1980s में PhD किया सिर्फ विनय के ऊपर, तथागत बुद्ध का विनय कैसा होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी विद द कंटेम्पलेशन विद द इंडियन लॉ, उसके ऊपर। तो उनसे कुछ सीखने को मिला, उनकी जब किताबें पढ़ी और जो उनकी थीसिस को पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये जो इम्पैक्ट है ये इंडिया को छोड़ के जो है चाइना भी धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है, जापान ने अडॉप्ट कर लिया है इसको एट सम एक्सटेंट, या मेजरली उन्होंने जो है इन चीज़ को अडॉप्ट किया। कोरिया ने भी कर लिया, कंबोडिया ने कर लिया, थाईलैंड भी कर रहा है, वियतनाम भी कर रहा है, बाकी कंट्रीज भी कर रही हैं। या तो वहाँ पर बुद्धिस्ट हैं या फिर वो एथियस्ट हैं। अगर आप देखेंगे वियतनाम में देखेंगे तो मोर देन 60% लोग एथियस्ट हैं, और जो बाकी के रह गए हैं उसमें मोर देन 99% लोग बुद्धिस्ट हैं। तो जो फॉलो कर रहे हैं किस चीज़ को, जो इम्पैक्ट है, वो बेस जो है वो फिलॉसफी, उसको बाबा साहब यहाँ रखना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी, डिसइंटीग्रेटेड सोसाइटी, 6742 कास्ट अंडर द शूद्रास मिल जाती हैं, और हमें बाकी की दूसरी सोसाइटीज़ मिल जाती हैं। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना वॉज इट हरकुलिन टास्क। उसमें मेहनत करना और उसको किस तरह से देखना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाकी जो लोग हैं, बुद्धिस्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, माइनॉरिटीज़ के बाकी लोग हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो इम्पैक्ट आया, लेकिन बड़े साइलेंट तरीके से आया, ट्रम्पेट होके नहीं आया, जिसको हम बैंड बाजा नहीं बजाया गया बाबा साहब द्वारा। उस चीज़ को हमें समझना जरूरी है। सर ने एक बात बोली कि हिंदू कोड बिल, यस, 1951 की, आज भी अब गूगल में अगर आप, जो मनु की बात चल रही थी और दलित की, कि 1951 की अगर आप आज भी गूगल में टाइप कर देंगे हिंदू कोड बिल, ऑल द पिक्स एंड कार्टून्स, तो दुनिया भर के कार्टून्स निकल आएंगे कि कितना विरोध किया है, कितना ज़्यादा विरोध किया गया है उसका। नॉट ओनली हिंदू कोड बिल, इवन द आर्टिकल 15 के ऊपर कितनी बहस हुई है। किसने प्रोटेस्ट नहीं किया है, जिसमें सेक्स और डिस्क्रिमिनेशन वाली बात थी। और बाबा साहब चाह रहे थे कि एक महिला जो है इस समाज के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र की, वो प्रधान भी बननी चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट भी बननी चाहिए। सिर्फ एक आदमी पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो 289 है उसमें वो अकेले इस पे बहस कर रहे हैं आर्टिकल 15 के ऊपर। उस चीज़ को जब हम समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि जहाँ पर महिलाओं को कुछ ऐसी कंट्रीज़ में वोट देने का अधिकार नहीं था, वहाँ पर बाबा साहब जैसा व्यक्ति 1949 में जो सोच रहे हैं, 48 में, कि महिला को मैंने कहाँ तक लेके जाना, इररिस्पेक्टिव वेदर इज फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी और फ्रॉम द दलित कम्युनिटी और द मुस्लिम और द सिख, but he was totally concentrated on the upgradation and the growth of the women, not only in particular field, holistic view में, holistic। लेकिन क्या आज की महिला, उनके प्रति कृतज्ञता है, उनकी कोई ग्रेटिट्यूड है? हार्डली, बहुत कम मिलेंगी। इवन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर नहीं मिलेंगी, इवन ओबीसी के अंदर नहीं मिलेंगी। व्हाट टू स्पीक अबाउट द ब्राह्मण्स and what to speak about the Muslims and Sikhs। सही मायने में तो वही व्यक्ति ने जो है सारा अपग्रेडेशन 1950s के बाद किया। और आज के इम्पैक्ट में आप देखिए कि मॉडर्न सोसाइटी में और मॉडर्न इंडिया में उन्होंने जो लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है, इस समाज का तो करा ही करा है, उसके अलावा राजपूत का किया है, गुजर्स का किया है, जाट का, उनको खुद नहीं मालूम, उनको खुद नहीं मालूम कि हम जो आज यहाँ तक राइज किए हैं, हमें जो लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मेरे बाप दादा का, तो उसके शुक्रगुजार कौन आदमी है? एक ही एहसानमंद आदमी है, वो है सिर्फ बाबा साहब।
उनको खुद नहीं मालूम ये बातें, कुछ लोगों को मालूम हो सकती हैं इक्का दुक्का। तो हमने उस चीज़ को समझ लिया। ये जो चीज़ें हैं, मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा था। मैं नवल सर का तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैंने कहा कि अगर हम इस पर बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बुद्धा और बाबा साहब का क्या इम्पैक्ट रहेगा मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, मॉडर्न इंडिया के अंदर। हम धीरे धीरे हमारी जनरेशन्स जो हैं आ रही हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को डॉक्टर्स, इंजीनियर, IAS ऑफिसर जरूर बना रहे हैं या किसी को ला रहे हैं, लेकिन हम उसको कल्चरली और सोशली स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं। हम उनको पैम्पर्ड चाइल्ड बना रहे हैं, हम उनको सोशली ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कल्चरली ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रेदर अगर आप उसके कंपैरिजन में अगर आप दूसरी कम्युनिटी की देखेंगे, इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ सिख कम्युनिटी या मैं ब्राह्मण कम्युनिटी का देखूं, तो वो पैरेलल होके जो है अपने कल्चर को भी अपने बच्चों के अंदर इनॉकुलेट करते रहते हैं, इंजेक्शंस देते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि दिस इज माई कल्चर, दिस इज माई कल्चर। यू टेक द एग्जांपल ऑफ द ऑल सदर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री, चाहे वो केरला हो या तमिलनाडु हो, हमें अपने जो मेरे को अपोज करने वाला व्यक्ति है, मैं उसकी क्वालिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि अगर कोई मेरे को सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, वो जो लोग हैं वो किस क्वालिटी का आदमी है, उसके पास क्या विज़न है, मुझे अगर वो इस लेवल पे है तो मुझे भी उस लेवल तक जाके मुझे उसके साथ सिचुएशंस को हैंडल करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एज फार एज कंसर्न ऑफ द पॉलिटिकल माइंड सेट ऑफ आवर सोसाइटी इज टोटली वीक, बहुत वीक है। उनको आज तक हमें नहीं मालूम चला है कि मैं इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ कि कौन बुद्धा और बाबा साहब के विचारों को और 10 गुना आगे लेके जाएगा। हम पॉलिटिकली उसको कभी स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है जो मैं देख रहा हूँ। सर ने भी देखा है, IAS ऑफिसर रहते हैं तो उन्होंने पूरे इंडिया को विज़िट किया है। मैं भी पिछले लास्ट 33 ईयर्स से कम 13 या 14 स्टेट्स में मैं रहा हूँ। लेकिन मेरा ये रहता है कि समय मिले तो बाबा साहब को पढ़ना, तथागत बुद्ध को पढ़ना, या कबीर को पढ़ना, या रविदास को पढ़ना, या फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मिलना। मेरा विश्वास नहीं है मेट्रोस के लोगों के साथ या अर्बन लोगों के साथ, मेरा फेथ नहीं है। मेरा फेथ अगर कुछ है तो वो ग्रामीण क्षेत्र में है कि मुझे क्योंकि बाबा साहब का एक सपना था कि वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं गए। वो हमेशा बोलते थे कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में, रूरल एरियाज में मैं नहीं जा पाया क्योंकि या तो मैं अंग्रेज़ों से लड़ता रहा, या मैं अपने ही समाज के लोगों से लड़ता रहा, या मैं अपने ही हिंदू धर्म के लोगों से लड़ता रहा, जो मुझे लोगों से मिलना था। बीमार हुए, दिक्कतें आई, जिसकी वजह से मूवमेंट उनकी नहीं हो पाई। हालांकि उनके राइट हैंड जिन्होंने जय भीम का नारा दिया, बाबू हरदास, एलन लक्ष्मी नागराल हरदास, वो उनकी तरफ से घूमते थे और सबसे ज़्यादा तो वो इंडिया में घूम घूम के उन्होंने बातों को रखा बाबा साहब की। तो हमारा ये मानना है कि हम लोगों को भी ये मंच, जो ये बेस है, ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ से हम आइडिया, कोई थॉट तो लेके जा सकते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन तो आपको रूरल एरिया में भी करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर हम जाएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद फिर यही लेक्चर देंगे, फिर यही बातें करेंगे, फिर 14 अप्रैल आ जाएगी तो फिर उस दिन बात कर लेंगे। लेकिन उसको, किसी भी विचार को अगर हम ग्राउंड में अमल नहीं कर पा रहे हैं तो वो फिर विचार तो फिर तो बीमारी हो जाएगा, वो फिर किसी काम का ही नहीं रहेगा। उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उसको अमल करना बहुत ज़रूरी है। जितना हम उसको अमल करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के भी वो क्षेत्र जहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं। हो सकता है कि बाबा साहब हमेशा बोलते थे कि वो ग्रामीण क्षेत्र से कभी खुश नहीं रहे, ये इम्पैक्ट है। वो नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहे।
1% नहीं चाहते वो। उनको मालूम है जितना ये यहाँ रहेंगे उतना उनके ऊपर एट्रॉसिटी मेंटली, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली तीनों होती रहेंगी। मॉडर्न या मेट्रो सिटीज में या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में यहाँ पर सिर्फ सर अगर आप एग्री करें तो यहाँ साइकोलॉजिकल हमारे साथ एट्रॉसिटी होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल। लेकिन रूरल एरिया में तो तीनों चीजें हो रही हैं उसके साथ, और वो नहीं चाह रहे कि मेरे समाज का व्यक्ति वो रूरल एरिया में रहे। वो चाहते हैं कि नहीं, आपको मेट्रो में आना पड़ेगा, आपको शहरों में आना पड़ेगा, शहरों में जाके आप माइग्रेट होइए, आप कम से कम आप। और पंचायती राज के तो मेरे ख्याल से जहां तक मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल विरोध में था। उनको मालूम है पंचायत राज में कौन होंगे, यही लोग होंगे, यही सरपंच बनेंगे, यही 4-5 लोग होंगे, वही हमारे पे अत्याचार होगा। उनको बाहर निकालना जरूरी है, मेन स्ट्रीम तक लाना, मुख्य धारा तक लाना, ये हमारी ड्यूटी है। अगर एक भी व्यक्ति को या 2 व्यक्तियों को अगर हम लेके आ जाते तो समझ लीजिए कि हमने पुण्य का काम कर लिया। यही पुण्य के काम होते हैं, बाकी तो और दूसरे पुण्य के काम हमें नहीं मालूम है। कि अगर हम किसी गरीब आदमी को एक उसकी गरीबी मिटा के, तो बुद्धिज्म में पुण्य का सवाल है, बुद्ध की फिलॉसफी में पुण्य है, पाप और पुण्य का है सवाल। पाप और पुण्य पे तो उनकी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं इसमें दोबारा आऊँगा। मैं भटक जाऊँगा, मैं अभी भटक जाऊंगा, क्योंकि पाप और पुण्य को उसमें कुशल और अकुशल कर्म कहते हैं। हाँ, मैं उसमें आ जाऊंगा। देखिए, जहाँ तक हम अभी रूरल एरियाज में आते हैं, पाप पुण्य को हम बाद में देख लेंगे। कि जहाँ तक हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, कि अगर हम अपने जो मेट्रोस में बैठे हुए मेरे जैसे लोग, अगर हम अपने ये काम कर लेंगे तो ये समझेंगे कि आपने पुण्यात्मक काम कर लिया है, जो हम दूसरी जगह चले जाते हैं। जिसमें बाबा साहब भी यही बात बोलते हैं कि इनके लिए, इनको आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो ये पे बैक टू सोसाइटी है। और तथागत बुद्ध में उन्होंने 3 थ्योरी बताई हैं पुण्य की। 3 थ्योरी क्या है पुण्य की? कोई आदमी कहते हैं कि ये पुण्य का काम कर रहा है, ये कुशल कर्म कर रहा है, उसके पीछे उसका लालच हो सकता है। अब मैं सांप की बात कर रहा हूं। अगर मैं कोई अच्छे काम कर रहा हूं, गरीबों को खाना खिला रहा हूं, मंदिर के आगे जो है वो खाना भी दे रहा हूं, लेकिन ऑफिस में आके जो है मैं रिश्वतखोरी भी कर रहा हूं, और एक समाज के लोगों को जब शादी की बात आएगी तो मैं मना कर दूंगा कि भैया शेड्यूल कास्ट में शादी नहीं होनी चाहिए, और मैं शेड्यूल कास्ट में जाटव कम्युनिटी का आदमी हूं, मैं थोड़ा सा हायर उसमें हूं, तो भैया वाल्मीकियों में तो बिल्कुल ना हो। ये जातिवाद का हिस्सा है ये। तो इसलिए तथागत ने बोला है कि आप 3 तरह के पुण्य करें। एक तो अपने शरीर का पुण्य करें, एक अपने वाणी का पुण्य करें, और एक अपने मन का पुण्य करें। तीनों को शुद्धिकरण करें। जब आप तीनों का शुद्धिकरण करने के बाद कोई भी काम करेंगे तो वही 100% वो कुशल कर्म कहलाया जाएगा, और कोई कुशल कर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये सारी चीजें जो हैं आपको धीरे धीरे समझनी पड़ेंगी। मैं इसलिए तथागत बुद्ध को मनोचिकित्सक भी समझता हूँ। इसीलिए उनका नाम 1000 नाम है उनके, अगर लोगों को मालूम हो। ये धन्यवाद की महासांघिक लोगों का, जिन्होंने बहुत चीज़ें बताई। जब वैशाली में जब महामारी आई थी तो उनमें उन्होंने जो जड़ी बूटियाँ बताई थी तथागत बुद्ध ने, और ये सारी चीज़ें बताई थी, तो इसलिए उनका नाम होता था बसिज्य, मेडिसिनल गुरु। और उन्होंने, बसिज्य का मतलब एक डॉक्टर्स होते हैं जो पाली भाषा में है, तो उन्होंने सारी की सारी जड़ी बूटियाँ, तो तथागत बुद्ध के पास कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जो चीज़ों का ध्यान करने के माध्यम से वो बहुत चीज़ों को समझ लिया करते थे। पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, उसकी जो चित्त क्या चल रही है, उसके कुशल क्या है, उसके अकुशल कर्म क्या हैं, उसके बारे में पूरा अध्ययन कर लिया करते थे वो। इन चीज़ों को जब हम समझेंगे तो हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तथागत को हम तथागत भी बोल देते हैं, हम शाक्य मुनि भी बोल देते हैं, और सारा का सारा काम उनका व्यक्ति के मन के ऊपर ही निर्भर रखता है। मन को ही उन्होंने प्रधान समझा है, कोई भी चीज़ प्रधान नहीं है। उन्होंने बोला है कि अगर व्यक्ति है तो यदि आप धम्मपद पढ़ेंगे, जिसकी 26 चैप्टर्स हैं और 423 गाथाएं हैं, तो उसमें यमक वग्गों के अंदर और बाकी चीज़ों में आपको कुछ मिलेगा तो मन ही मिलेगा। मन ही प्रधान है।
जो कुछ होगा मन से ही होगा। तो इसलिए बाबा साहब बोल रहे हैं कि आप एजिटेशन तो कर रहे हो, लेकिन कहां कर रहे हो? पहले मन में कर रहे हो एजिटेशन। जब तक मन में एजिटेशन नहीं होगा तो आप लोगों को संगठित कैसे करेंगे? वही मान्यवर काशीराम ने बोला कि जब वो DRDO पुणे में थे और उनको लगा कि जब मैंने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ ली है और उनसे मन जो है उनका आंदोलित हुआ और एक कुछ और उनको समझ में आया बाबा साहब के बारे में, तो वो घर थोड़ी गए, वो रोपड़ थोड़ी गए, वो चले गए। मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, फूले अंबेडकर मिशन चलाऊंगा। वो साइकिल ली और चल दिए लोग उसको संगठित करने के लिए। मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मन ही हमें सब कुछ सिखाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अब जैसे मन की बात करी और मैं इम्पैक्ट पे था, हालांकि ये भी एक इम्पैक्ट है कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, ह्यूमैनिटी के अंदर कि मन क्या है। तो तथागत बुद्ध ने जो मन के ऊपर बहुत ही बढ़िया एक सूत्र था, जहाँ तक मुझे याद है, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा क्षय पदुठेन भासती वा करोती वा ततो ना दुख मनवेती पद चक्कं पद बहाती। मतलब मन से ही व्यक्ति के अंदर कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। मन से ही आदमी दुख और सुख की भावना रखता है। और अगर दुख लेके चलोगे तो वैसे ही चलेगा जैसे एक चक्र जो है बैलगाड़ी के साथ चलता है, वो चलता ही रहेगा। हायर साइंटिफिक फिलॉसफी जो है उनका प्रतीत समुत्पाद है, कार्य कारण, कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज ऑफ डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी जो है हाईली इंटरेस्टिंग एंड हायर फिलॉसफी में जो है साइंटिफिक नेचर है एक तथागत बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद, जो उसके चक्र को समझ लेता है कि आदमी को दुख किस कारण से होते हैं, उसके पीछे क्या है। एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, अब कुछ लोग बोलेंगे कि साहब वो तो पहले से ही लिखा हुआ था। बिल्कुल, जहाँ से मैं खड़ा होकर देखता हूँ, टोटली एब्सर्ड टाइप ऑफ थिंग्स। एक 3 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया वहाँ पर किसी धार्मिक स्थल में, 4 लोगों ने कर दिया, 2 लोग कहने हाँ बेचारी का लिखा हुआ था कि 3 साल की बच्ची का बलात्कार होना है। कैन यू बिलीव? क्या मैं जो लोग बोल रहे हैं मैं ये ना बोलूं कि तुम लोग साइकेट्रिक पेशेंट हो गए हो क्या? आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि एक 3 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया और आप कह रहे हो कि इसकी डेस्टिनेशन पे लिखा हुआ था। प्रतीत समुत्पाद को जिसने समझ लिया, कार्य कारण को, वो चीजों को आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। वो पूरी एक ह्यूमैनिटी के ऊपर बताता है कि कुशल कर्म से क्या बनेंगे, अकुशल कर्म किसी भी चीज से हो सकता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम जब बात करते हैं कि इफेक्ट क्या है, तो आपको मिलिंद पनो जरूर पढ़ना चाहिए। भंते नागसेन और राजा मिलिंद के बीच में जो प्रश्न उत्तर हुए हैं वो बहुत साइंटिफिक नेचर के हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट आज का प्रभाव में आना चाहिए। दुख की बात है कि हमारे पास पूरी कंट्री के अंदर बुद्धिज्म फिलॉसफी और बाबा साहब के थॉट्स के ऊपर जो PhD होनी चाहिए और जो उनकी फिलॉसफी होनी चाहिए, बाबा साहब के अब विचार नहीं है। सॉरी टू से हमने ये लिखवा दिया, मैं गलती से ये बोल दिया मैंने कि थॉट्स, रेदर मैं बाद में बोला कि मैंने बड़ा गलत वो दे दिया। ये नॉमेनक्लेचर इज नॉट ए थॉट, रेदर आई वुड से सर, पैट्रन सर, दिस इज बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ बुद्धा एंड अम्बेडकर फिलॉसफी इन द मॉडर्न इंडिया। इट्स ए फिलॉसफी, इट इज नॉट ए थॉट्स। विचार हो गए, वो खत्म हो गया, अब तो दर्शन है। दार्शनिक व्यक्ति हैं दोनों के दोनों। तथागत बुद्ध और बाबा साहब एक दार्शनिक व्यक्ति हैं। उनका जो दर्शन है, उनके दर्शन में क्या प्रभाव है आज के परिवेश में, हमने उसके ऊपर काम करना है, थॉट्स के ऊपर काम नहीं करना है। विचार तो मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, सबके हो सकते हैं, लेकिन इतने महापुरुष के थॉट्स थोड़ी होते हैं। वो तो फिलॉसफी है, दर्शन है। कबीर का तो दर्शन है, रविदास का एक दर्शन है, उसको समझना जरूरी है। वो जो इम्पैक्ट रहेगा आपको सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड कल्चरली रिफॉर्म्स करने के लिए, किसी को जैसे बोला जाता है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अपने माइंड को कल्टीवेट करते रहिएगा। ये बाबा साहब ने बोला है कि जब तक आप अपने माइंड की सिंचाई नहीं करेंगे, उसमें खेती नहीं करेंगे,
उसकी इरिगेशन नहीं बनाओगे अपने माइंड की। ये तथागत बुद्ध से लिया था बाबा साहब ने। एक ऋषि, एक किसान था भारद्वाज, उसने बोला था कि मैं तो श्रम करके खाता हूँ तथागत, तुम तो श्रम भी नहीं करते हो। तथागत ने बोला था तुम तो करते हो जमीन की खेती, मैं मन की खेती करता हूँ। मैं मन के अंदर शीलों को जो है पालन करके मैं उसकी सिंचाई करता हूँ। मैं मन के अंदर प्रज्ञा को मैं उच्चतम कोटि तक लेके जाता हूँ। मैं पारमिताओं को समझता हूँ, मैं उसके ध्यान को समझता हूँ। मैं अपने ध्यान को कायोपशान से लेके चित्त वेदनोपशान तक लेके जाता हूँ, वेदनोपशान से लेके चित्तोपशान तक लेके जाता हूँ, और चित्तोपशान से लेके मैं धम्मोपशान तक अपने मन की खेती करता हूँ। वो मन की खेती कौन करेगा? आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्वयं करता है। क्योंकि 250-300 ग्राम उनका भी दिमाग उतना ही था जितना हमारा। 24 घंटे तब भी था, आज भी 24 घंटे हैं। तो वही जो चारों चीजें हैं ध्यान करने की, वो तथागत बुद्ध बोल रहे हैं उस किसान को कि तू जमीन की खेती करता है, मैं मन की खेती करता हूँ। उस मन की खेती करना सबके लिए अनिवार्य है। कौन कितने स्टेज तक पहुंच सकता है ये आपके ऊपर निर्भर है। इसीलिए तथागत बुद्ध बोलते हैं कि अंगुलीमाल को आपने, सारे के सारे भिक्खु कह रहे हैं आपने कैसे बोल दिया कि ये परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया? इसको आए हुए तो सिर्फ दो ही महीने हुए थे, और आप ये बोल रहे हो कि ये परिनिर्वाण से मतलब इसको पा गया ये, और हम पिछले 6 साल से हैं आपके साथ, 10 साल से हैं, हमें परिनिर्वाण नहीं मिला, और ये कैसे व्यक्ति अरहंत हो गया? तो व्यक्ति 10 दिन में भी परिनिवृत्त हो सकता है, अरहंत हो सकता है, जिसके पास एनर्जी है। अंगुलीमाल के पास एनर्जी थी, अशोक के पास एनर्जी थी, वो परिवर्तित हो गया। वो चंड अशोक था लेकिन वो प्रियदर्शी अशोक बन गया, चंड से प्रियदर्शी बन गया। वो अंगुलीमाल से जो अरहंत बन गया। जिसके पास एनर्जी है वो ही कर सकता है। जिसके पास दोगलेपन की एनर्जी है वो दोगलाईपन पे ही रहेगा, अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देगा। उस एनर्जी को किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो मेरे ही हाथ में है। कोई ऊपर वाला ऐसा नहीं आएगा मेरे को ठीक करने के लिए, मैं ही उसकी खेती करूंगा अपने मन की। अगर कर लोगे, जीवन एक ही है। मुझे तो नहीं मालूम कोई स्वर्ग या नरक होता होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तथागत बुद्ध बोलते हैं, बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है सर, कि मैं बुद्ध की तरफ जा रहा हूं, वो मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बेहतरीन बात है कि जिंदा रहते ही पुनर्जन्म हो रहा है। कि मैं बुद्ध की तरफ जा रहा हूं, मैं बुद्ध को समझ रहा हूं, मैं बुद्ध को जान रहा हूं, और मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। पुनर्जन्म जो है वो इम्पैक्ट है। आज के परिवेश में वो इम्पैक्ट है कि हम कितना किस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसको यदि हम जान लेंगे, आई होप आई हैव टेकन टाइम, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, मेरा टाइम जो लिमिट था शायद उससे ज़्यादा हो गया होगा। कि जो हम चीज़ उसको जो हम समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि हमें बहुत कुछ प्राप्त हो गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बाबा साहब नहीं चाहते कि लंबी ज़िंदगी जिए कोई। 100 साल की ज़िंदगी जी लोगे तो क्या फ़ायदा होने वाला है, जिसमें प्रज्ञा नहीं हो, जिसमें आपकी शील ना हो, और जिसके अंदर आपके अंदर करुणा हो, ना मैत्री हो, तो उसका फायदा क्या है? सर बात कर रहे थे ना मोरालिटी के ऊपर, पूरा बौद्ध धर्म ही मोरालिटी बेस्ड है। वो द एंटायर बुद्धिस्ट फिलॉसफी द बेस इज द ओनली मोरालिटी। जिसके पास मोरालिटी नहीं है वो प्रज्ञा भी नहीं आएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा 4 किताबें पढ़ के और बातें कर लेगा, लेकिन मोरालिटी ही इज विदाउट मोरालिटी। तभी बाबा साहब ने बोला कि वो व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है जिसके पास इंटेलिजेंसी तो है लेकिन मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है, चरित्र नहीं है, तो ही इज जस्ट लाइक ए विल्डर बीस्ट। ये बाबा साहब ने बोला है। मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूँ, मेरा कोई भी शब्द नहीं है, ये सब बाबा साहब के और तथागत बुद्ध के शब्दों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वही मोरालिटी के ऊपर ही सारा का सारा है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स होंगे या आपके फंडामेंटल ड्यूटीज होंगे या जो भी चीज़ें हैं वो मोरालिटी के ऊपर बेस्ड हैं। वो प्रियम्बल्स हमारे मोरालिटी बेस्ड है, वो सारी चीज़ें फाउंडेशंस हैं वो उसकी। हम उसको समझ लेंगे तो हमारा जो है लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहेगा। सक्सेसफुल इन सेंस यू आर हाईली
कल्टिवेट आपका कल्टिवेशन हो गया है माइंड का, और आप बिल्कुल मस्त हैं। 60 साल की हो, 80 साल की ज़िंदगी थी। बोला जाता है गांव का आदमी, आपको ध्यान होगा, हम बहुत छोटे थे, गांव का आदमी बोलते थे कि पत्र आता था कि अब मैं 6 या 7 दिन ही रहूँगा, बेटा जल्दी आ जाओ। एक गांव के किसान व्यक्ति को जो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मालूम होता था कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं हूँ। उसी तरीके से तथागत बुद्ध ने माघी पूर्णिमा में बोल दिया था कि मैं 2 या 3 महीने में अपने आयु के संस्कारों को त्याग दूंगा। 80 साल की तो उम्र थी, लेकिन 80 साल में वो एक जागृत व्यक्ति रहे। 45 साल तक वो जागृत ही रहे। जब सोते थे तब भी जागृत होकर ही सोते थे। वो करवट लेते थे तो उन कॉन्शियस माइंड जो है, चित्त उनकी पूरी जिंदगी उनकी जो है चित्त पे रही है। कॉन्शियसली जो सोते थे, चलना फिरना बात करना तो कॉन्शियस थे ही, तभी तो उनको अवेकन मैन बोलते हैं, एनलाइटन मैन बोलते हैं, कि चित्त की जो है कॉन्शियसली काम करना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब बोलते हैं कि जितना आप कॉन्शियसली काम करेंगे उतना ही अच्छा है। अदरवाइज मैं अपनी जिंदगी को देखूंगा, आई एम 58 प्लस, कि मुझे लगता है कि 90% अगर मैं सो के उठा भी हूँ तो मेरी कॉन्शियस माइंड में तो ज़्यादा काम नहीं किया है, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड ने ज़्यादा काम किया है। सबकॉन्शियस माइंड भी बोल लेता है अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ लेता है, लेकिन कॉन्शियसली काम करना एक बिल्कुल डिफरेंट फिलॉसफी है, उसको समझना जरूरी है। और वो कैसे आता कॉन्शियस, बाबा साहब ने भी बोला है, तथागत बुद्ध ने बोला है, जितना आप महासती पठान में आप अपने आप को 15-20 आधा घंटा देंगे, माइंड को अपना आप कंसंट्रेट करेंगे आंखें बंद करके, जिसको हम आनापान सती कुछ नहीं, सिर्फ बेस है वो, उससे आगे कायोपस्থাन में जाना। 15 क्रियाएं होती हैं उसकी, कि लेवल पे होता है कि आदमी उठ रहा है, जा रहा है, तो बहुत कॉन्शियस माइंड को मालूम है किस तरह से कोई किसी से बात कर रहा है। कॉन्शियस माइंड कभी भी पाप नहीं कर सकता है, कॉन्शियस माइंड कभी कोई पाप नहीं कर सकता है। जो भी काम होते हैं, क्राइम होते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड करता है, टोटली अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसी में वो करता है। थैंक्स अ लॉट। आपने सुना, बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है, मन भी बहुत करता है, अहंकार भी है, ईगो भी है कि मैं और कुछ बोलूं, आप मेरे से इंप्रेस हो जाओ मेरी बातों से, लेकिन वो सबके अंदर रहता है। मैं चाह रहा था क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली we will try to address your questions and queries. What you have the apprehensions, definitely we will try to sort out the matters. But the crux is, we need Buddha. We need Ambedkar thoughts in the family, in the rural areas, in the urban areas, in the entire world. Because Ambedkar was not only human with the intellect, he was the bodhisattva. He was the bodhisattva. Thank you very much. Treatment of homeopathy is very slow. Effects are not visible. तो हाँ जी सर, आप अपना प्रश्न पूरा करिए। My experience, I am taking homeopathic medicine. My experience with homeopathic medicine is that the treatment effects are very slow. So patient get frustrated after taking some time. सर इस पे होम्योपैथी को बहुत एक स्लो सिस्टम बोला गया है, बहुत स्लो ट्रीटमेंट करती है, बट ये एक मिथ है। और हमारे मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी ये एक एज अ क्वेश्चन इट हैज बीन पुट अप एज द फर्स्ट FAQ, सबसे कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यही वाला है कि व्हाई होम्योपैथी इज सो स्लो। ये महज एक धारणा आज की डेट में बना दी गई है, बन चुकी है अब तक आते आते। नहीं तो सर हमने अपने OPD में, जीरियाट्रिक OPD में, मैं जीरियाट्रिक OPD जो कर रही हूँ उसमें हम बहुत से केसेस दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी इफेक्ट होता है क्रॉनिक कंडीशंस या क्रॉनिक डिजीजेस। अब किसी का डायबिटीज का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस का प्रॉब्लम है, तो ये तो चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ साथ चल रही हैं और हम मैनेज कर रहे हैं उनको। लेकिन जो अक्यूट केसेस की अगर हम बात करें तो उसमें होम्योपैथी बहुत कारगर है। इमरजेंसी के कंडीशंस में, इंजरीज के केसेस में बहुत बारी आर्निका दी जाती है एंड इट हेल्प्स द पेशेंट अ लॉट
रिस्क ऑफ फॉल बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है, बैलेंस बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। और ये हमने खुद देखा है कि होम्योपैथी बहुत जल्दी काम करती है, इंस्टेड कि बट उसको ऐसा बोल दिया गया है कि इट्स वेरी स्लो। तो that's that. Mental satisfaction is also not there because you say that 4 tablets or 3 tablets, small. So our feeling is that वो ढक्कन में डाली गई तो इससे क्या होगा, we feel like that. थोड़ी सी मेडिसिन से क्या होगा। लेकिन सर होम्योपैथिक यही सबसे अच्छा करिश्मा है होम्योपैथी का कि थोड़ी सी ही पिल्स बहुत अच्छा काम करती है, बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है इसका। Okay, thank you. ये जो आपने हार्ट वाली जो दवा लिखी थी मदर टिंक्चर, दैट इज अर्जुना। सर इंग्लिश में लिखा था। सर टर्मिनेलिया अर्जुना जो है वो एक दवाई है और वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करती है और हमारा हार्ट टॉनिक भी है। जहाँ जो मैंने यहाँ पर दवाई दर्शाई थी वो क्रैटिकस है, वो इट वर्क्स ओनली ऑन द हार्ट। सो टर्मिनेलिया अर्जुना का इनफैक्ट एक इनहांस्ड इफेक्ट है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करती है, तो इट केटर्स बोथ द थिंग्स। एक मिनट तेरा होम्योपैथी में बोल दूं, काफी इफेक्टिव है। हम घर में इस्तेमाल करते हैं, मैं और मेरी वाइफ, किसी डिजीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये जो कह रहे हैं ना स्लो नहीं है, स्लो नहीं है। मेरा इतना एक्सपीरियंस है। अच्छा, अभी दूसरा बात करेंगे सर। मैं दूसरा इसके ऊपर बुद्धा, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धा एंड अंबेडकर थॉट्स के ऊपर बात करूंगा। मैं थोड़ा सा बोलूंगा सर क्वेश्चन पूछना, नहीं क्वेश्चन नहीं, जरा मैं इस पर थोड़ा 2 मिनट दोबारा नहीं बोलना, बहुत टाइम आप नहीं, क्वेरी नहीं मेरा, कोई बात नहीं, चलो क्वेरी तो नहीं है मेरा, थोड़ा बहुत तो वो तो बात में आपको टाइम देंगे। सर बुद्धिज्म पर मेरा सवाल है। बहुत सारे जब हम लोगों बच्चों को समझाते हैं अबाउट बुद्धिज्म, तो सबसे पहले सवाल होता है कि व्हाट इज बुद्धिज्म, हाउ इट कैन बी डिफाइंड। तो कई जगह जो बुद्धिज्म के फॉलोवर हैं, भंते जी भी हैं, उनसे भी सवाल हुआ तो वो कहते हैं, कोई पंचशील कहता है, कोई त्रिशरण कहता है, कोई अष्टांगी मार्ग की बात करता है, पर शॉर्ट में कोई ठोस डेफिनेशन नहीं बता पाते। तो मेरा सवाल है, हाउ इट कैन बी डिफाइंड बुद्धि। और किसी का कोई सवाल मिस्टर मांगेर आपको माइक दीजिए। सर मुझे महायान और हीनयान के बारे में थोड़ा डाउट है। जैसे कि एक होती है कि धम्पद है या माइक प्लीज इस्तेमाल कीजिए। हाँ जी सर। तो हीनयान महायान में क्या है कि एक हम धम्पद या जो त्रिपिटक पढ़ते हैं, कुछ लोग उसको बुद्ध के का दर्शन देखते हैं और कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा करते हैं। ऐसे हीनयान और महायान में मुझे पूछना था। थैंक यू। conscious mind and unconscious mind. Unconscious mind, इसको आप पाप कहा, लेकिन इसको sin कह सकते हैं, right? नहीं, वो सवाल सर का भी था, एक पाप या पुण्य whatever it is. Conscious mind कभी भी गलत नहीं कर सकता और unconscious mind गलत करता है, ऐसा मैंने समझा जो आपने कहा। ये टर्म अगर मैं मान लूं, conscious mind और unconscious mind, तो whether this principle is applying in the criminal justice system or not? सर परमिशन है, मैं इनके जवाब दे दूँ। एक साहब का क्वेश्चन था और फिर महायान, हीनयान, मूर्ति पूजा, कॉन्शियस माइंड। बाबा साहब ने बहुत अध्ययन किया और 1950 में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा। यदि आप वो 9 पेज पढ़ लें तो बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो आपका भी है।
देखिए पहली बात तो ये है कि वो जो बौद्ध धर्म है वो प्राचीन भारत में सिर्फ बुद्धिजीवियों का ही माना जाता था। जो पढ़े लिखे जो उस टाइम के भी जो ब्राह्मण्स होते थे वो उसमें बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने लगे। अब मैं सीधा बाबा साहब की बात पे आता हूँ जो आपका क्वेश्चन है कि 1950 में एक जो आर्टिकल लिखा उन्होंने विशाख पूर्णिमा कैलकाटा में थे, उसका शीर्षक था बुद्धा एंड इज फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य। इंग्लिश में था, 7 पेज का। उन्होंने बोला कि बौद्ध धर्म इतना बड़ा है, 84,000 सूत्र हैं जो आप बोल रहे हैं, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग उसको ठीक से समझ लें। उन्होंने 84,000 सूत्र भी पढ़े। उन्होंने महायान हीनयान को, जिसको हम थेरावादी बोलते हैं, उनके 12 निकाय पढ़े। 8 निकाय जिसको महायान बोलते हैं, ये डाइल्यूटेड वर्ड्स हैं, जिसको हम महासांगिक बोलते हैं, उनके 8 निकाय थे और उनके 12 थे। उसके अलावा सहजयान, वज्रयान जो तिब्बत बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसको पढ़ा। फिर उसके बाद अश्वघोष का संस्कृत में जो पहला अनुवाद हुआ था, जिसके नाम से जाना जाता है बुद्ध चरित्र, आपने सुना भी होगा, उसको भी पढ़ा। अब वो खुद हैरान थे कि 1950 में कि क्या मेरा ये समाज समझ पाएगा इतनी चीज़ें, ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के एक ऐसी किताब लिखी जिसमें थेरावाद की भी कुछ चीज़ें थी और उसमें महायान की, जिसको हम बोलते हैं महासांगिक की चीज़ें थी, बुद्ध और उनका धम्म। बहुत सरल भाषा में किताब लिखी हुई है, जो बच्चे 8वीं 10वीं क्लास के हैं उनको समझना चाहिए। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र के एक जो बुजुर्ग महिला है और जो महिलाएं हैं जो यहाँ तक संदूर लगाती हैं, जो यहाँ तक घूंघट पहन के रखती हैं, आप उसको भगवान बुद्ध की कौन सी बात समझाएंगे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं जब वैशाली में था तो उस वहाँ पर कम से कम 300 के करीब महिलाएं थी जो नीचे बैठी हुई थी और घूंघट पूरा रखा हुआ, बिहार का ऐसा क्षेत्र, और उसमें आदमी जो पुरुष थे वो कुर्सी पे बैठे हुए थे और बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे महिलाओं के उत्थान की। नीचे तो बिठा रखी थी 300 की 300, उनको चेयर तक तो दी नहीं। तो हमने उनसे ये बात पूछी कि महिला से, जिसको बौद्ध धर्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, हमने सिर्फ उसको ये बताया कि आप ये बताइए कि जब आप घर में कपड़े धोती हैं तो कपड़े कैसे धोती हैं? तो कहती कि मैं उसमें पानी में उसको डालती हूँ। मैंने फिर क्या करती हो? तो कहती फिर उस पर साबुन लगा देती हूँ। तो फिर उसके बाद क्या करती हैं? कहती फिर उसको सुखाती हूँ, निचोड़ती हूँ। मैं फिर क्या करती हो? कहती फिर उसको सुखाने डाल देती हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। और मैंने कहा जब आप अपने शरीर को धोती हैं तो फिर क्या करती हैं? कहती मैं पानी डालती हूँ, साबुन से अपने आप को धोती हूँ और फिर सुखा लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैंने फिर मन को धोने की कौन कौन सी बातें हैं? मन को कैसे साफ किया जाए? तो जो आपने बोला ना, एक बच्चे को सिर्फ 5 शील ही समझा दीजिएगा पहले चरण में, फर्स्ट स्टेज पे, कि उसको 5 पंचशील समझा दिएगा। पंचशील का मतलब क्या होता है? तो पहले तो यही है कि तथागत बुद्ध को एक आसान व्यक्ति मत समझिएगा, और वो दंड भी बड़ा गजब का देते थे। वो जो ये बात बोल रहे हैं ना कि जो पहला शील का चरण है कि पाणातिपाता, अकारण हत्या नहीं होनी चाहिए। कोई कारण है तो हत्या कर सकते हो। वो वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने लिच्छवियों को प्रोत्साहित किया है युद्ध लड़ने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई सैनिक भिक्षु बनता है, अपने आप को वहां दीक्षित होता है, तो वो भिक्षु को दंड दीजिएगा, उसको बाहर निकाल दीजिएगा। तथागत बुद्ध को समझने के लिए धीरे धीरे समझना है, एक दिन में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले चरण में एक बच्चे को तो आप सिर्फ पंचशील ही समझाइएगा। जो आप बोलते हो ना कि बुद्धम धम्मं संघ, बुद्ध का मतलब तथागत बुद्ध से लेना देना नहीं है, अपने बौद्धिक विकास से मतलब है। बौद्धिक विकास तो तभी होगा जब उसके 5 शील अच्छे होंगे। वो बेस है ना, किसी प्लेटफॉर्म बना दिया आपने कि उसको ये समझा दिया कि बेटा झूठ नहीं बोलना है कभी ज़िंदगी में, सच बोलना, ठीक से समझना चीज़ों को। किसी के प्रति जो है, किसी महिला के प्रति जो है, अपना व्यभिचार मत रखना, चाहे वो किसी की भी हो, बच्ची। अपने आप को साफ सुथरा रखना आप, और झूठ नहीं बोलोगे, व्यभिचार नहीं रखोगे, किसी से भी अपनी मेहनत का ही कमाई का पैसा खाना। तो वो एक जो बच्चा गीली मिट्टी होता है, उसको आप जैसे आकार दोगे वैसे ही बनेगा। तब धीरे जाके जो है आप दूसरे चरण में दूसरी चीज़ें उसको समझा सकते हो।
गांव के व्यक्ति को समझाने के लिए आपका यही है कि अपने घर में साफ सुथरा रखना, बढ़िया रखना, पहला ही चरण की बातें हैं ये। एक गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आप बड़ी बड़ी बातें बौद्ध धर्म की नहीं समझा सकते हैं। ये पहली तो बात ये है। दूसरा ये है कि जब दूसरे चरण में जब बच्चा आ जाता है तो उसको ये समझा सकते हो कि अपने विवेक का इस्तेमाल किया कर, धैर्य से काम किया कर, ध्यान से काम किया कर। ध्यान का जो अर्थ है वही है जो भगवान बुद्ध बोलते हैं, कोई भी चीज़ समझनी है तो पहले अपने आप को शांति में रखा कर, न्यूट्रल पॉइंट पे रखा कर। वहाँ से ही जो है चीज़ों को आप समझ सकते हो कि सच क्या है, झूठ क्या है, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। हम बच्चों को धीरे धीरे ग्रूम करते हैं। एक दिन में किसी को बौद्ध धर्म, कोई भी धर्म नहीं समझ में आ सकता है। पहले तो ये निचोड़ जो सिर्फ पंचशील है उसको वही समझा दीजिएगा। वही तथागत बुद्ध ने बोला है, कोई भी काम करना है पहले शीलों का पालन करिएगा, फिर आपकी प्रज्ञा जो है आगे बढ़ेगी। महायान हीनयान जो है ये कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों ने हर जगह समाज के अंदर दूसरी चीज़ें, जब तथागत की मृत्यु से पहले तो कुछ था ही नहीं। महायान हीनयान कोई था, कोई बौद्ध धर्म ऐसा थी, सिर्फ धर्म की बात होती थी। उन्होंने ये कभी बोला अपने मुंह से कि मैं बुद्ध धर्म की बात करना मेरे में? वो कहते हैं कि धर्म की बात करना, प्रज्ञा की बात करना, शीलों की बात करना, करुणा की बात करना, मैत्री की बात करना और अपने चित्त की बात करना। कलाम सूत्र में यही तो बोला है कि किसी की बात इसलिए मत मानना कि आपने बोली है, किसी की बात इसलिए मत मानना कि एक झुंड ने बोली है, किसी की बात ये मत मानना कि किसी विद्वान ने बोली है। अपने दिमाग में उसका प्रशिक्षण करना, उसका तर्क करना, उसको समझना, फिर उसके बाद जो है उसको अपनाना, तभी उसकी बात को मानना। यही बच्चों को सिखाना है कि किसी की बात बेटा ऐसे मत मान लेना कि कोई भूत होता नहीं होता है, कि अपने दिमाग में सोचना और उसका तर्क करना। हम बच्चों को तार्किक नहीं बनाते हैं, उसको रैशनलाइज करना नहीं बनाते हैं। मूर्ति पूजा आप सबको हैरानगी हो सकता है, कुछ लोग जानते भी होंगे। मूर्ति पूजा इस देश में, और जो पहली मूर्ति बनी है वो तथागत बुद्ध की ही बनी है। और उसको बनाने वाला कौन व्यक्ति था? कनिष्क, जो मैडम उदित बोल रही हैं कि कनिष्क ही था। कनिष्क ने ही मूर्तियां बनाई, वो भी ये जो आप मूर्तियां देख रहे हैं ये गारंटी नहीं है कि ऐसे ही लगते थे बुद्ध। कनिष्क से पहले सम्राट अशोक के समय में जो मूर्तियां बनती थी, कमल की बनती थी, उनके पादुकोण बनते थे, और रॉक्स के ऊपर बोधि वृक्ष की बनती थी। बोधि वृक्ष की बुद्ध वंदना होती थी। अगर आप मध्य प्रदेश के बरोट में जाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो निकाला है, तो वो सिर्फ 2-3 चीज़ें मिलती थी। कनिष्क ने जो है भिक्षु संघ से पूछा है कि तथागत कैसे लगते थे, तुम्हारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या बताया है तुम्हें? तथागत बताया है कि इतने कद के थे वो, और बालों को ऐसा रखते थे, उनकी आंखें ऐसी थी, उनकी भौहें ऐसी थी, उनकी नाक ऐसी थी, उनके होठ ऐसे थे, और वो उनका गला ऐसा था। उसका शेप बनाते बनाते कनिष्क ने उस टाइम पे ये तथागत की मूर्तियाँ बनाई हैं। अगर आपको 4वीं या 5वीं सदी की मूर्ति देखनी है तो सारनाथ में चले जाइएगा। हीनयान और महायान का कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब बाबा साहब ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है कि ये अपना अहंकार है कि हम थेरावादी बन गए। और कुछ लोगों ने बोला कि भैया आज मैं शिया बन गया हूँ, आज मैं सुन्नी बन गया हूँ। जब तक मोहम्मद साहब थे, जिसको हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोलते हैं, उस समय ना तो कोई शिया था ना कोई सुन्नी था। जब ईसाई धर्म आया तो ना तो कोई वहाँ पर कैथोलिक था, ना कोई प्रोटेस्टेंट थे, कोई भी नहीं था। ना जब तक महावीर थे तब तक कोई भी जो है आपके पैगंबर जो थे श्वेतंबर, कोई भी नहीं हुआ करते थे। ये हमारे लोगों ने जो है अपने ही अहंकार के लिए चीज़ें थोपते चले गए और चीज़ें हटते चले गए। इसलिए 10,000 भिक्षुओं की लड़ाइयाँ हुई हैं, वहाँ पर ब्लड शेड हुआ है। और वो दौड़ के कशाम्बी में जाके अपना ही एक सेक्ट बना लिया कि भैया हम नहीं जानते, हम तो अपने हिसाब से तथागत को पूछेंगे। और तिब्बत के लोगों ने जब पूछा, जब उनको पूजने की कोशिश करी, तो उसमें अंधविश्वास भी डाल दिया, जिसको हम वज्रयान भी बोलते हैं और तांत्राय बुद्धिज़्म भी बोलते हैं। ये कुछ नहीं है। एक बुद्धिज़्म को जब आप झारखंड के आदमी को समझाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने कस्टम्स को, अपने रिचुअल्स को वो उसके अंदर मिक्स न करे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो करेगा वो। आप अफगानिस्तान में चले जाइए, तिब्बत में जो उसके कस्टम्स थे, जो उसके रिचुअल्स थे, जब बुद्धिज़्म वहाँ पर गया तो बुद्धिज़्म भी था और वो रिचुअल्स थे। एक घड़े के अंदर डाल के उसने एक नई चीज़ खड़ी कर दी, जिसको बोल दिया वज्रयान बुद्धिज़्म और तांत्राय बुद्धिज़्म। वो सत्य नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने बोला है कि बुद्ध और उसका धम्म पढ़ेंगे तो बहुत सोच समझ के पढ़ना,
त्रिपिटक पढ़ोगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत मिलावट है। धम्पद के लिए उन्होंने बोला है कि ये धम्पद को ना पढ़ के जो चाइनीज़ धम्पद है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चाइनीज़ धम्पद जो है उसको ज़्यादा रिकमेंड किया है। 1950 का आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, 7 पेज का आर्टिकल है वो सिर्फ, उससे आपकी बहुत चीज़ें क्लियर होंगी। जो सर ने बोला है कि जो बाकी जो चीज़ें हैं, हिंदुज़म में क्या है, मुस्लिम्स में क्या है और ईसाई धर्म में क्या है, वो एक ही आर्टिकल है, बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। और हमेशा बोला है बाबा साहब ने, मेरी ये किताब पढ़ने से पहले 2 किताबें जरूर पढ़िएगा, जिससे ये आप लोगों के लिए है कि जिससे आपको बुद्ध और उनका धर्म ठीक से समझ में आएगी। 2 वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। पहली, क्रांति प्रतिक्रांति प्राचीन भारत में, रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। नंबर 2 इज बुद्धा और कार्ल मार्क्स। हमें कार्ल मार्क्स चाहिए या बुद्धा चाहिए, तो इन दोनों चीज़ों को समझेंगे तो उसके बाद बुद्ध और उनका धर्म बहुत ठीक से समझ में आएगी आपको। वो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सिंप्लीफाई है, लेकिन पढ़ने की जरूर कोशिश करिएगा। मैंने बोला ना कि जितना आप पढ़ते जाएंगे आप पुनर्जन्म की तरफ चलते जाएंगे। जिंदा रहते ही पुनर्जन्म की तरफ चलेंगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके अंदर। एनी क्वेश्चन? कोई और? जब बच्चे को हम ये समझाते हैं, जो आपने समझाया, वकील झूठ बोल रहा है, उसका भी कारण है, इसका सर क्या जवाब है? ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे इस तरह के तर्क कर रहे हैं। देखिए, झूठ बोल कारण तो कुछ भी नहीं होता, कारण तो होना ही चाहिए सब चीज़ का। और कॉन्शियस माइंड में देखिए आप किस लेवल की बात कर रहे हैं कि पाप नहीं हो सकता। जो तथागत बुद्ध जो अपने कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं कॉन्शियस माइंड से बात बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि आप मेरी हाँ में मिला रहे हो तो आप बहुत कॉन्शियस माइंड से इस बात को सुन रहे हो। आप हाँ तो कर लेते हैं, बहुत लोग सुन लेते हैं। अभी मैं होम्योपैथी क्लास चल रही थी, जब मैडम मेरी तरफ देख रही थी मैं हाँ में आ कर था, ठीक है, लेकिन बट आई वॉज नॉट कॉन्शियस मैडम, मैं कॉन्शियस इतना नहीं था। मैं हाँ में अब जरूर मिला दी मैंने, तो ये अलग बात है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने एक बार बोला कि जब तथागत बुद्ध जब एनलाइटन नहीं हुई थी, ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई थी, वो सिर्फ बोधिसत्व थे। जब वो चलते ही चलते जो है एक मक्खी आई थी, तो उन्होंने यंत्रवत तरीके से उसको हटा दिया। तो उन्होंने बोला कि आज मैंने बहुत गलत काम कर दिया। मेरे चित्त को ये नहीं मालूम था कि मेरा दाहिना हाथ उठ रहा है और दाहिने हाथ से मैंने उसको हटाया है। मैंने बिना चित्त के जो है वो काम कर दिया, यंत्रवत कर दिया। तो वो अनकॉन्शियस माइंड था। अनकॉन्शियस माइंड की स्टेजेस हैं, और कॉन्शियस माइंड का जो स्टेजेस जो मैंने आज बोला है वो फर्स्ट स्टेज हो सकती है। लेकिन जब आप चित्तोपसान में जाएंगे, महासतिपट्ठान सूत्र के 4 वो हैं कि ये कायोपसान, जो हम कायोपसान से संबंधित ध्यान करते हैं। फिर वेदनोपसान, वेदनाएं मतलब सुख की वेदनाएं, दुख की वेदनाएं, उस पर हम ध्यान करते हैं। तीसरा है चित्तोपसान, चित्त के ऊपर संबंध में हम बात करते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो पूरा ध्यान करते हैं, उसकी बहुत कड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद धम्मोपसान, कि हम वो किस तरीके से सतिपट्ठान सूत्र समझते हैं जो तथागत बुद्ध करते थे। कॉन्शियस माइंड को समझने के लिए भी बहुत होता है। वो उस बात कर रहे हैं कि कॉन्शियस माइंड से कभी भी कोई अकुशल कर्म नहीं हो सकता है। थैंक यू।